मुबारक हो मुबारक, क्योंकि हम फिर से बनाना रिपब्लिक बनने के दिशा में जा रहे हैं। बनाना रिपब्लिक, बैन रिपब्लिक। मुझे याद है कि आज से कुछ 7-8 साल पहले की बात है, काफी चीजों पे बैन लग रहा था, तो सटायर के तौर पे, सरकाजम के तौर पे, सोशल मीडिया पे, तब सोशल मीडिया इतना पावरफुल नहीं था जितना आज है, तो ये हैशटैग बनाना रिपब्लिक काफी चल रहा था। यार देखो, सीधी सी बात है कि अब एक छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा है 12-13 साल का। अब आप उसको बोलो कि आप ना बुरा देख सकते हो, ना बुरा बोल सकते हो, ना बुरा सुन सकते हो, गांधी जी के 3 मंदिर बन के बैठ जाओ, क्या हो जाएगा उससे? क्या उस बच्चे का बुरा ना देखना, बोलना, सुनना, ये सब कुछ करने से बुरा होना कम हो जाएगा? क्या ये एक महज इत्तेफाक है कि आज जुडिशरी ने यह कहा कि छोटे बच्चों को यह नहीं बताना कि जुडिशरी में करप्शन हो रही है, नहीं तो बच्चों के सामने सही प्रीसिडेंट सेट नहीं होगा। और जो प्रीसिडेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेट कर रहे हैं, इस पे बैन लगा के, यह कह के कि ऐसी किताबें छापना इज कंटेम्प्टुअस। मुझे तो कलोनियल टाइम्स याद आ रहे हैं, जो कलोनियल टाइम्स में जब होता था ना, पत्रिकाएं लिखी जाती थी, पब्लिकेशंस और मैगजीन्स लिखे जाते थे, जहां पे लोगों को नेशनल कॉन्शियसनेस के टुवर्ड्स लेके जाया जाता था। और तब अंग्रेज कहते थे कि नहीं, सेडिशन लॉ के चलते इनको जेल में डाल दो, इन्होंने एंटी इंडिया, एंटी गवर्नमेंट बातें लिखी हैं, एंटी ब्रिटिश बातें लिखी हैं। अरे यार, किताबें हैं। अब एक पुलिस इंस्टीट्यूशन है, हम अपने आईएएस लॉबी की बात करें, हम जुडिशरी की बात करें, कहां पे करप्शन नहीं होता? और अगर करप्शन ना होता तो भैया आपको GS4 एथिक्स का पेपर क्यों देते? ये सब बातें, करप्शन, जुडिशरी, प्रोबिटी, एथिकल गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, ये सब 4 बातें जो आप किताबों में पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो? क्या हमारे देश में करप्शन नहीं होता? और अगर आप एक 12-13 साल के बच्चे को, टीनेजर को, 12 या 13 साल की उम्र होगी 8वीं क्लास के बच्चे की, एक टीनेजर है वो, आप उसको प्रैक्टिकलिटी नहीं दिखाना चाह रहे हो? क्या ये बात झूठ है कि जुडिशरी में पेंडेंसी नहीं है? क्या ये बात झूठ है कि जुडिशरी में बैकलॉग ऑफ केसेस नहीं है? क्या ये बात झूठ है कि आज मुझे अपना चालान निकलवाना है ना, मुझे अपना चालान निकलवाना है, मेरा चालान 2 महीने पहले हुआ था, मैं बस टाइम नहीं लग रहा कि मैं वहां पे जाऊं, क्योंकि मुझे पूरा दिन वहां पे खड़ा होना पड़ेगा चालान निकलवाने के लिए। हाँ, लेकिन अगर मैं उस चालान का डबल अमाउंट दे दूं तो मेरा चालान मुझे घर पे भी आके मिल जाएगा, मतलब मुझे जाना नहीं पड़ेगा, मेरे को घर पे मिल जाएगा। तो 1500 को चालान है, मैं 3000 दूंगा, मेरे घर पे आ जाएगा। तो क्या ये, और ये जो चालान हो रहा है, ये जो मैंने आपको छोटी सी बात बताई है, तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल तक की मैंने बात बताई है, और ये तो एक मुंशी लेवल तक की करप्शन है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे जजेस करप्टेड हैं, ना तो सारे आईएएस ऑफिसर्स करप्टेड हैं, ना तो सारे आईपीएस ऑफिसर्स करप्टेड हैं, ना तो सारे मंत्री करप्टेड हैं, ना तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज करप्टेड हैं, बस आप और मैं ही हम करप्टेड है ना। तो यार, अब इस पे बैन लगाने की बात, अब यहां पे कुछ बातें खड़ी होती हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, एक एथिकल पर्सपेक्टिव से, और साथ में एक ऐसे पर्सपेक्टिव से कि कैसे आप इस एग्जांपल को अगेन अपने ऐसे में कैसे शोकेस कर सकते हो। तो मेरी कोशिश है कि मैं हफ्ते में एक बार कोई ऐसा वीडियो लेके आता हूं जो कि बहुत बर्निंग टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, और उसमें से कुछ एथिकल पर्सपेक्टिव आपके साथ डिस्कस कर सकूं, उसके साथ उस टॉपिक में से आपके साथ कुछ ऐसे के पर्सपेक्टिव्स डिस्कस कर सकूं, राइट? तो ये कोशिश जारी रहती है। मेरे को अभी ये टॉपिक बहुत रेलेवेंट लगा। बैन द टेक्स्ट बुक। तराजू है, ये तराजू है, एक तरफ है क्रिटिसिज्म, एक तरफ है डिग्निटी। अब ये तराजू को तोलना, ठीक है भैया, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच, एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी की नहीं है, हमने मान लिया, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ऑलराइट। क्रिटिसिज्म की भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है और डिग्निटी की भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। ना तो डिग्निटी एब्सोल्यूट है, ना तो क्रिटिसिज्म एब्सोल्यूट है। डिग्निटी एब्सोल्यूट क्यों नहीं है? अरे यार, अगर आप चोरी करते पकड़े गए हो, चाहे आप एक बहुत बड़ी पोजीशन पे हो, आप डीसी हो, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, आप एसएसपी हो, आप डीजीपी हो, तो अब आपकी डिग्निटी क्यों करें? जस्ट बिकॉज कि आपकी पोजीशन है, जस्ट बिकॉज कि आप उस सीट पे बैठे हुए थे, बट आपने तो गंदा क्राइम किया ना, आपने तो करप्शन किया, आपको तो सजा होनी चाहिए। तो देयरफॉर क्रिटिसिज्म भी होगा, डिग्निटी भी मेंटेन की जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दोनों में आते हैं। अब ये टच मी नॉट वाली बात, क्योंकि भैया आपने मुझको कैसे कह दिया, आपने जुडिशरी को कैसे कह दिया कि आप करप्टेड हैं? हमने तो सिर्फ बच्चों को समझाने की कोशिश करी है कि जुडिशरी में करप्शन होता है, आपको तो नहीं कहा। तो एक बात को समझो, अगर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए वेलकम नहीं हो, तो क्यों सोचते हो कि भी डिग्निटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन बनी रहेगी? यह बात सोचने वाली है, ऑलराइट। तो यहां से, इस पूरे इंसिडेंट से हम 3 बातों को समराइज कर सकते हैं। एक तो है इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी, जो कि हम चाहते हैं मीडिया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी,
हर एक ऑर्गन की अपनी अपनी इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी हो, इंटीग्रिटी हो, फ्री एक्सप्रेशन, ठीक है भैया, एब्सोल्यूट तो नहीं है, एब्सोल्यूट फ्री स्पीच तो नहीं है। मैं कुछ बोलना चाहूं मैं बोल सकता हूं, आप कुछ बोलना चाहो बोल सकते हो, लेकिन अगर मैं कुछ बोल रहा हूं जिसके करके आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं तो भैया मेरे को चुप करना पड़ेगा। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, है ना, आर्टिकल 19 के अंदर वो सारी बातें आती है ना, अकाउंटेबिलिटी। अब आप छोटे बच्चों के अंदर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म लेके आने की कोशिश करना चाहते हो, छोटी उम्र है, यही 12-13 साल के बच्चे आगे जाके कल को जजेस बनेंगे, सीजीआई बनेंगे, अफसर बनेंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे, राइट, देश का भविष्य है। तो देश के भविष्य को आप क्या करना चाह रहे हो? देश के भविष्य को आप एक्सपोज नहीं करना चाह रहे हो कि जो चीज हो रही है कि नहीं हो रही है, या आप उन्हें और वल्नरेबल बनाना चाह रहे हो? मतलब ऐसा होता ना कि छोटे होते हम कोई मूवी देखते थे, कोई ऐसे बहुत डरावना सीन आता था या किसी का मूवी में मर्डर हो रहा है, कुछ क्राइम हो रहा है, तो घर वाले ना आंखें बंद कर देते थे कि मत देखो मत देखो। मतलब मेरे ना देखने से या वो बच्चे के ना देखने से वो क्या जो सीन आ रहा था, चलो वो तो फिक्शन में था, क्या वो सीन होना बंद हो जाएगा? एंड देयरफॉर अगर बच्चों की आंखें अभी आप बंद कर रहे हो, क्या उसके होने से आगे जाके आप बच्चों के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म आना चाहिए था उसको कैसे किक इन करने पाओगे, उसको कैसे किक इन करवा पाओगे? और बच्चे कल को आगे जाके उनको अगर पता ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो तो बस थ्योरेटिकल बातें पढ़ रहे हैं ना, प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी में रियल लाइफ में क्या हो रहा है उनको तो उस बात का कोई आइडिया ही नहीं होगा। ऑलराइट, सो देयरफॉर मेरा ओपिनियन ये है, अगर मेरा ओपिनियन मैटर करता है, जो भी लोग यहां पे वीडियो देख रहे हैं, कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना ये सही नहीं था, अप्रोप्रिएट नहीं था। आफ्टर ऑल जो ऑफिस है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट को तो बल्कि वेलकम करना चाहिए था कि ऐसे इनिशिएटिव्स के कारण अगर बच्चों में अवेयरनेस फैल रही है और जो हमारे कल के भविष्य हैं, जो हमारे फ्यूचर सिटीजन्स हैं, फ्यूचर के जो नागरिक हैं, कल को जाके वो बड़े अफसर बनेंगे, कहीं पोजीशन पे जाएंगे, वो एटलीस्ट इन सिस्टमैटिक चैलेंजेस से लड़ पाएंगे ना। सुप्रीम कोर्ट ने 6 डायरेक्शंस दी हैं, 6 डायरेक्शंस दी हैं। पहला तो शो कॉज नोटिस दे दिया एनसीईआरटी के डायरेक्टर को, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी को, और साथ के साथ ये कहा कि भैया आपको दिस इज कंटेम्प्ट, कि ये आप कोर्ट की मान मर्यादा को वायलेट कर रहे हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शो कॉज नोटिस दे दिया। एंड देन इमीडिएट सीजर ऑफ ऑल कॉपीज। एनसीईआरटी ने इन कोऑर्डिनेशन विद द यूनियन एंड द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ये कहा कि भैया ये जो एनसीईआरटी की किताब है ना, जिसमें ये करप्शन इन जुडिशरी का जो जुडिशरी के चैप्टर में करप्शन इन जुडिशरी मेंशन है, ये किताब को तुरंत बैन कर दो। इसकी हार्ड कॉपी, इसकी सॉफ्ट कॉपी कहीं पे भी सर्कुलेशन में नहीं होनी चाहिए। तीसरा, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन प्रिंसिपल्स। नाउ दिस इज प्लेस्ड ऑन द एनसीईआरटी डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ एवरी स्कूल जहां पे ये किताब गई है, जहां जहां पे ये किताब पहुंची है, दैट के एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने और इंडिया में जितने भी स्कूल्स हैं जहां जहां पे ये किताब गई है, उन सभी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को इंश्योर करना है कि भैया ये जो किताबें हैं ना, ये प्रेमाइसेस के अंदर बिल्कुल आनी नहीं चाहिए। एज इन लाइक, मुझे तो ये बात सुन के वही ब्रिटिश इंडिया वाला टाइम याद आ रहा है, जब जैसे किताबें होती थी, पब्लिकेशंस होते थे, केसरी होता था, है ना, जैसे कि हम बाल गंगाधर तिलक जी की बात करें, है ना, उनको एक्सट्रीमिस्ट हम कहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट फेज में थे, कुछ मॉडरेट थे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। और भैया अगर कहीं पे भी ऐसी पब्लिकेशन मिल जाती थी तो उसको सिडिशियस माना जाता था कि आप एंटी ब्रिटिश एजेंडा को प्रोपेगेट कर रहे हो। तो ये तो आपने सिडिशन की बात कर दी किताबों में, जहां पे एक बात जो लिखी गई है जो कि गलत नहीं है। आप क्यों अपने आप में इतना पर्सनल ले रहे हो? आपको तो नहीं बोला ना कि आप यहां पे करप्शन कर रहे हो, ना तो किसी सीजीआई को बोला है, ना तो किसी जज को बोला है, बात लिखी है कि भैया जुडिशरी में करप्शन हो रही है। बच्चों को ये करप्शन वर्ड के बारे बच्चों को नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे? 13 साल की उम्र में नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे? 23 साल की उम्र में बताएंगे? 25 साल की उम्र में बताएंगे? कब बताएंगे? क्या हम अब एक उम्र तय करें? नाउ डू वी हैव टू डिसाइड एन एज जहां पे बच्चों को करप्शन क्या होती है उसके बारे में बताएं। अब कल को करप्शन इन पॉलिटिक्स की बात आती है, या कल को करप्शन इन ब्यूरोक्रेसी की बात आती है, तो कल को फिर आईएएस लॉबी कहेगी कि नहीं भैया ये किताब हटाओ। कल को पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन की बात आएगी तो कल को पॉलिटिकल लॉबी बोलेगी नहीं नहीं। अरे यार, बच्चों को आप क्यों कंट्रोल करना चाह रहे हो? जो चीज है वो है। कोई आप ये टच मी नॉट, ये मेरे को कैसे कह दिया, वो क्यों कर दिया, इस तरह से डेमोक्रेसी नहीं चलती है। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार ये बात बोल दी, मेरी आधी जिंदगी निकल गई यूपीएससी की तैयारी करते करते, पढ़ाते पढ़ाते, कि भाई डिसेंट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अरे भैया, अगर है डिसेंट एसेंशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी तो इसमें तो कोई डिसेंट वाली बात भी नहीं थी ना। इसमें तो कोई एक प्रैक्टिकल बात बताई गई है। और अगर डिसेंट के आधार पर डेमोक्रेसी नहीं चलेगी तो फिर अगर हम बस फिर गांधी जी के 3 मंत्र बन जाए, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, वो तो मुश्किल है ना, प्रैक्टिकल नहीं है गांधी जी के 3 मंत्र बनना।
देन चौथा, स्टेट लेवल कंप्लायंस एफिडेविट्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड द यूटीज, इनको हिदायत मिली है कि आपको कंप्लाई करना है सीजर ऑर्डर्स के साथ और कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी है एफिडेविट के जरिए विद इन 2 वीक्स। बताओ। देन कंप्लीट ब्लैंकेट पब्लिकेशन बैन, टोटल बैन ऑन एनी फर्दर पब्लिकेशन, रीप्रिंटिंग और डिजिटल फॉर्म में किसी भी किस्म से सर्कुलेशन इस किताब की नहीं होनी चाहिए, चाहे वो इंडिया में चाहे वो कहीं और। ये जो किताब है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, यानी कि इसकी जो पब्लिकेशन है कहीं भी नहीं होनी चाहिए। एंड एनी अटेम्प्ट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एनी ऑल्टरनेटिव टाइटल्स विद द सेम कंटेंट इज इक्वल टू द डायरेक्ट डिफाइंस ऑफ कोर्ट। एंड देन छठे तौर पे आइडेंटिफाई द ऑथर्स बाय नेम। एनसीईआरटी के डायरेक्टर को यह कहा है कि भैया आपको यह बताना है कि ये जो ऑथर्स थे जिन्होंने ये किताब लिखी है, ड्राफ्ट करी है, उनके नाम बताओ। यार ये तो मतलब डिक्टेटरशिप से भी अलग लेवल है। मतलब ये डिक्टेटरशिप से, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन यहां पे कह रहा हूं, मेरा अपना बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन है, ये डिक्टेटरशिप से भी अलग लेवल है। अब इसका एथिकल एनालिसिस करते हैं। देखो, 2 साइड्स ऑफ 1 कॉइन, एग्जामिनिंग द वैल्यूज एट द स्टेक। चलो इशू हमने समझ लिया, उसके बारे हम जितना मर्जी यहां पे रैंट करना चाहें कर सकते हैं, उसके बारे जितना भी हम अपना इमोशनल आउटबर्स्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन अब इसको एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट समझते हैं। इमोशनल एंगल तो इसका चलो हमने कर दिया, वो आप सबके अपने विचार हो सकते हैं, मे बी आप अग्री करें, मे बी आप डिसएग्री करें, मेरा अपना विचार था, मैंने वो यहां पे प्रकट किया। लेकिन इसका अब हम एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट अगर इस केस स्टडी को हम एथिक्स के पर्सपेक्टिव से या एसए के पर्सपेक्टिव से समझना चाहें तो यहां पे क्या हम बात सोच सकते हैं, एथिकल एनालिसिस की बात करें। नाउ द केस फॉर द कोर्ट्स एक्शन, लेजिटिमेट वैल्यूज दैट मोटिवेटेड द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्या वैल्यूज के कारण सीजीआई मोटिवेटेड हुए थे जिसके कारण ये डायरेक्शंस पास किए? भैया जुडिशियल डिग्निटी एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट। कोर्ट्स को पब्लिक ट्रस्ट की जरूरत है। कोर्ट्स के अंदर अगर पब्लिक का भरोसा नहीं आएगा, अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बिकॉज देखिए ये बात भी मैं मानता हूं कि पब्लिक किस पे भरोसा करे। पुलिस के पास जाके आप एफआईआर दर्ज करना चाहो, भैया पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। डीसी साहब जो हैं, सेक्रेटरी साहब जो हैं, वो अवेलेबल नहीं होते मिलने के लिए। तो कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है विच आई एग्री लास्ट रिजॉर्ट ऑफ जस्टिस है फॉर एनी इंडिविजुअल, कॉमन मैन हो, अंबानी हो, अदानी हो, कोई भी हो। एंड देयरफॉर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहते हैं भैया इक्वालिटी बिफोर लॉ। आप अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, एससी हो, नॉन एससी हो, जो भी हो, आप भाई कानून के सामने सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। तो देयरफॉर कोर्ट्स को पब्लिक ट्रस्ट को इवोक करना है। तो ऐसे इंसिडेंट्स अगर किताबों में आएंगे तो कोर्ट्स का ये कहना है कि भैया पब्लिक ट्रस्ट हमें तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। चलो हम ये आर्ग्यूमेंट को समझ रहे हैं। देन टीचिंग करप्शन इन जुडिशरी 13 साल के बच्चों के लिए एक रिस्क वाला फैक्टर है, बिकॉज इसके कारण बच्चों के माइंड में, क्योंकि बच्चों की एज ऐसी होती है, बाली उमरिया, कच्ची उम्र होती है कि माइंड में कोई बात बैठ जाए तो वो रेडिकलाइज हो सकते हैं। तो बच्चों के माइंड में, बच्चों के मन में ऐसी धारणा पैदा करना कि जुडिशरी करप्ट है, ये बात सही नहीं है। ये कोर्ट का आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट एग्जिस्ट करता है प्रिसाइसली टू प्रोटेक्ट द सैंक्टिटी ऑफ द जुडिशियल प्रोसेसेस। ऑलराइट, देन एक बारी एक नौजवान, बच्चा हो, टीनेजर हो, अगर वो जस्टिस सिस्टम में अपना भरोसा, अपना फेथ लूज कर ले तो डेमोक्रेसी बहुत कमजोर बन जाती है। मैं इस बात से 100% डिसएग्री करता हूं, 100%। लेकिन ये कोर्ट का मानना है कि डेमोक्रेसी कमजोर होगी अगर यंगस्टर्स को, नौजवानों को, टीनेजर्स को इंसाफ के सिस्टम में भरोसा ना हो। तो ये करने से डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग हो रही है। ये करने से, एनसीईआरटी की किताब पे बैन लगाने से, एनसीईआरटी की किताब को अब जला भी दो, क्या इससे डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग हो रही है? क्या इससे डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग हो रही है? सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न, ये बुक हैज फेल्ड टू एक्नॉलेज द इंपेरेटिव रोल ऑफ द जुडिशरी इन अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ये जजमेंट में ये लाइन थी। एंड फ्रेमिंग एंड एज अप्रोप्रिएट करिकुलम कंटेंट इज अ लेजिटिमेट एजुकेशन पॉलिसी कंसर्न। चलो ठीक है, आप छोटे बच्चों को, 12, 13, 14 साल के बच्चों को एज अप्रोप्रिएट कंटेंट एक्सपोज करें। मेरा फिर वही सवाल है, कौन सी उम्र है, कौन सी उम्र है? वो एज क्या सुप्रीम कोर्ट हमें बताएंगे, या वो एज WHO या कोई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें बताएगी कि ये वो एज है जहां पे बच्चों को आप करप्शन के बारे, चोरी के बारे, डकैती के बारे, इन चीजों के बारे बता सकते हो? नहीं तो उससे पहले नहीं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो बेचारे बिगड़ जाएंगे, वो बेचारे, उनके माइंड में क्या असर पड़ेगा? कौन सी उम्र है बताओ, वो उम्र बता दीजिए। आजकल के जो बच्चे हैं, चलो मतलब आज के टाइम पे 5-6 साल के बच्चे हैं, वो हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं,
उनको फोन चलाना आता है, लैपटॉप चलाना आता है, फोन को लॉक अनलॉक करना आता है, 100 किस्म की टेक्निकल चीजें आती हैं। छोटे बच्चों के इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स होते हैं, उनको हर एक चीज का पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको एडवांस होने के लिए अब परमिशन की जरूरत नहीं है। किसी जमाने में आप जैसे जेनजी के बच्चे होंगे या जेनजी से आगे वाली जनरेशन के बच्चे होंगे, तो अब आपको परमिशन ले लेके आप एडवांस नहीं हुए। आपको क्या हो रहा है सोसाइटी में, क्या नहीं हो रहा है, आप भी स्मार्ट इनफ है टू अंडरस्टैंड दैट। ऑलराइट, करप्शन, अब मान लो कि मैं जा रहा हूं, गाड़ी में जा रहा हूं, मेरा बच्चा है 6 साल का और मुझे पुलिस वाला रोक देता है और मैं कहता हूं कि सर जाने दीजिए ना, अभी चालान मत मत काटिए, मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूं, गलती हो गया कोई बात नहीं, यहीं पे मामला रफा दफा कर देते हैं। मैं ऐसा क्यों बोलूंगा? क्योंकि भैया मैंने देखा है ना कि मामला रफा दफा हो जाता है एट दी स्पॉट। पुलिस वाला कहता है कि ठीक है मेरे को 1000 रुपया दो, तो वो जो 6 साल का बच्चा है वो वहां पे भी तो देख रहा है ना कि पापा 1000 रुपया दे रहे हैं पुलिस वाले को, तो वो करप्शन नहीं है कि जब वो 13 साल का होगा तब उसके बारे तब, मतलब बात समझो कि उसको 6 साल की उम्र में पता लग रहा है कि करप्शन क्या होता है। और जब वो 13 साल का हो रहा है तो उसको ये अगर पता लग भी रहा है कि जुडिशरी में करप्शन होता है, तो उसमें क्या गलत बात है? क्या वो वेट करे एक सर्टेन उम्र में आने के लिए कि उसको पता लगे कि करप्शन क्या होता है क्या नहीं होता? और एंड द केस अगेंस्ट द बैन, जिस बात को हम थोड़ा ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी और फ्री एक्सप्रेशन नाम की भी चीज होती है, इसका बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। जुडिशियल करप्शन इज डॉक्यूमेंटेड, हम नहीं कह रहे, फॉर्मर चीफ जस्टिस ने भी बात बोली है, ठीक है। और देयरफॉर ये एक रियलिटी है, एक ओपिनियन नहीं है, ये एक सिर्फ सोच या विचारधारा नहीं है, एक रियलिटी है, हकीकत है। बैनिंग अ फैक्चुअल डिस्कशन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, दिस डज नॉट मेक करप्शन डिसअपियर। ऑलराइट, डेमोक्रेसी में इंफॉर्म्ड सिटीजनशिप रिक्वायर्ड है, इंफॉर्म्ड सिटीजनरी रिक्वायर्ड है, चाहे वो नौजवान है चाहे वो किसी भी उम्र के हैं। उनको पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन, जो एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें क्या लक्यूनास हैं, उनके पॉजिटिव्स क्या, उनके नेगेटिव्स क्या, पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट itself has historically taken suo motu cognizance of judicial corruption in its own proceedings. In the same order that bans the book, the court says dissent, deliberation and discourse are the vitality of the democracy. And then ये कहने के बाद किताब को बैन कर दिया। इस हद तक बैन किया कि जो 6 ऑर्डर्स दिए, 6 डायरेक्टिव्स दिए हैं, वो इतने ज्यादा एक्सट्रीम है कि जैसे कि आप उन बंदों का नाम बताओ जिन्होंने किताब छापी थी। इस किताब को बैन करना, इस किताब को इंश्योर करना कि किसी भी स्कूल के प्रमाइस में नहीं है। दुनिया जहान के, इंडिया में जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी प्रिंसिपल, सब मतलब इतना हार्ड एक्सट्रीम डिक्टेट आपने दे दिया। और फिर आप कह रहे हो कि जी डिसेंट, डेलिब्रेशन और डिस्कोर्स बहुत एसेंशियल है डेमोक्रेसी में। वाह, ऑलराइट। और एक सच बात को सप्रेस करना, सोचो अगर गांधी जी होते, अंबेडकर होते आज के टाइम पे, वो इस ऑर्डर को सुन के क्या कहते? इमेजिन, आप एक सत्य को सप्रेस कर रहे हो, दैट इज नॉट बिकॉज कि आप इंस्टीट्यूशंस को आप ये करने से इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन जो आप इमेज है, जो छवि है, जो रियलिटीज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, उसको कैसे प्रोटेक्ट कर पाओगे? इंस्टीट्यूशन की मान मर्यादा को प्रोटेक्ट करना डजंट मीन कि आप किसी चीज को सप्रेस करना शुरू कर दो। आप कहो कि हाँ ठीक है, ये एक चैलेंज है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि करप्शन है जुडिशरी में, और हम इस बात के लिए वचनबद्ध हैं कि हम इसको सप्रेस करेंगे, हम इसको, करप्शन को सप्रेस करेंगे, ना कि ऐसे रियलिटीज को। मतलब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज नॉट बैनिंग द बुक्स। सुप्रीम आयरनी, द कोर्ट कॉन्ट्रडिक्ट्स इटसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट के खुद के शब्द क्या है बैन ऑर्डर में? Dissent, deliberation and rigorous discourse constitute the very vitality of a living democracy and serves as a very essential instrument of institutional accountability. और philosophical contradiction क्या है? The court endorses discourse in the words yet suppresses in action. ये एरिस्टोटल का अक्रासिया, यानी कि acting against one's own acknowledged principle. आपने एथिक्स में जरूर पढ़ा होगा, एरिस्टोटल का प्रिंसिपल है अक्रासिया, यानी कि आपने एक सिद्धांत कबूल किया है कि हाँ ये चीज होती है, लेकिन अब आप उसके खुद के कॉन्ट्रडिक्शन में जा रहे हो। ऑलराइट, सो नो इंस्टीट्यूशन कैन क्रेडिबली चैंपियन डेलिबरेशन व्हाइल बैनिंग अ डेलिबरेटिव टेक्स्ट। ऑलराइट, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये जो किताब है उसने जुडिशरी के पॉजिटिव रोल को तो एक्नॉलेज करा नहीं है, लेकिन जुडिशरी के नेगेटिव रोल को एक्सपोज करा है। यार बात सुनो, पॉजिटिव नेगेटिव्स हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां पे बेस्ड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, बेस्ड अपॉन द चैप्टर, वहां पे हम बच्चों को भड़का तो नहीं रहे ना। वहां पे हम बच्चों को ये तो नहीं कह रहे हैं कि भैया जाओ जाके सुप्रीम कोर्ट में आप प्रोटेस्ट करके आओ, या जाके आप पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करके आओ। हम एक डेमोक्रेसी है, लिविंग डेमोक्रेसी है, फंक्शनल डेमोक्रेसी है।
हमारे यहां पे इतने जेंजी होंगे जितने जेंजी दुनिया भर में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हमारे देश में कोई जेंजी वेंजी प्रोटेस्ट ऐसा नहीं हुआ जैसे नेपाल में हुआ है या जैसे दुनिया जहान में देशों में हो रहा है। और हमको हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, या हम आर्मी की बात करें, ब्यूरोक्रेसी की बात करें, पुलिस की बात करें, अपने आप में हर एक ऑटोनोमस है। और ये लाइन लिखने से या पैराग्राफ लिखने से हमारी डेमोक्रेसी इतनी कमजोर नहीं बन जाती सर, इतनी कमजोर नहीं बन जाती कि आप उसको बैन कर दें। एथिकल फ्रेमवर्क्स, कॉन्सिक्वेंशनलिज्म, जेएस मिल कहते हैं यूटिलिटी टेस्ट के बारे, आई एम श्योर आपने इनके बारे पढ़ा होगा सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, एथिक्स में। व्हाट प्रोड्यूसेस द ग्रेटर गुड? बैनिंग द बुक प्रोटेक्ट करता है इंस्टीट्यूशनल इमेज को शॉर्ट टर्म में, लेकिन जो डैमेज लॉन्ग टर्म में हो रहा है उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? और ये एक जनरेशन को क्रिएट कर रहा है विच इज इनकेपेबल ऑफ थिंकिंग, विच इज इनकेपेबल ऑफ थिंकिंग वेरी क्रिटिकली अबाउट पावर। ये साइंटिफिक टेम्परमेंट कहां गया? कहां गया साइंटिफिक टेम्परमेंट? साइंटिफिक टेम्परमेंट है, ये है, वो है, बड़ी बड़ी बातें आपने फंडामेंटल ड्यूटीज में यहां वहां पे डाली हुई हैं, कहां गया साइंटिफिक टेम्परमेंट? आप क्वेश्चन कैसे करोगे? इज इट अ क्राइम टू क्रिटिक? इज इट अ क्राइम टू क्वेश्चन? इट इज नॉट अ क्राइम टू क्वेश्चन। बड़ा बड़ा टाइम्स नाउ या रिपब्लिक टीवी, ये जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, रात को 9 बजे आके इंडिया वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो, ये वांट्स टू नो, अरे भैया वो भी तो क्वेश्चन कर रहे हैं, मीडिया भी तो सवाल उठाता है। तो देयरफॉर अगर एक यंग जनरेशन अगर सवाल नहीं करेगी तो क्या हम सिर्फ आर वी जस्ट बाउंडेड टू एक्सेप्ट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस? ऑलराइट, allowing the book risks some cynicism but builds informed participatory citizenship, जो कि एक डेमोक्रेसी का हॉलमार्क है, कॉर्नरस्टोन है। Mill would say long-term utility of informed citizens is far much more outweighing short-term institutional discomfort. यानी कि इसका लॉन्ग टर्म जो इंपैक्ट है, अगर आज जुडिशरी अलाउ कर देती कि हाँ यार करप्शन इन जुडिशरी जो बात एनसीईआरटी में मेंशन्ड है मत हटाओ इसको, कोई बात नहीं, तो जो लॉन्ग टर्म में जो बच्चों का साइंटिफिक टेम्परमेंट या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक करने का जो टेम्परमेंट बिल्डअप होगा, इज दैट मोर बेनिफिशियल? यस, दैट इज मोर बेनिफिशियल रादर दैन कि अरे आपने भाई मेरे को ऐसे कैसे कह दिया, वो मेरे को ऐसे कैसे कह दिया, बस मैं अपने आप को बचाना चाहता हूं, टच मी नॉट, टच मी नॉट, जैसे वो टच मी नॉट प्लांट नहीं होता उस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं। ऑलराइट, इमैनुअल कांत, द कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, कैन वी यूनिवर्सलाइज द मैक्सिम, ban any criticism of institutions from the school textbooks? If so, then no institution, government ho, military ho, police ho, judiciary ho, they could ever be studied critically in the schools. All right? So the duty to educate children is a perfect duty, and the duty to educate children perfectly, with every angle covered, is a perfect duty. And therefore, protecting institutional reputation is an imperfect duty. So if I have to choose today in terms of teaching students, कि एक तरफ मेरे को हर एक चीज बहुत रोजी वर्ड्स में बतानी है कि सब बढ़िया है, सब बढ़िया, और दूसरी तरफ मैं रियलिटी एक्सपोज नहीं कर रहा हूं, देन आई एज अ टीचर आई एम नॉट डूइंग माय ड्यूटी, आई एम नॉट गिविंग द रियलिटी चेक व्हिच इज रिक्वायर्ड। यस, if I say that okay in your paper don't write that there is no corruption happening in bureaucracy, there is no corruption happening in this and that, then sir why have you given us GS4 ethics का पेपर? Why have you given ethics? छोड़ दो ethics का पेपर, बस GS1 GS2 GS3 करके काम खत्म करो, एक ऐसे का पेपर है वो भी छोड़ो। आपने वहां पे अगर आपको लगता है कि करप्शन के बारे बात करने से डैमेज हो रहा है इंस्टीट्यूशन को, तो छोड़ो, हर एक बात छोड़ दो, फिर तो अब आप अपनी तरफ से जो करना चाहो भाई वही करवाओगे फिर। एंड टीचर्स दे विल बी बाउंडेड टू टीच। कल को टीचर पढ़ा रहा है, कल को टीचर ने करप्शन वर्ड का यूज कर लिया और कल को सुप्रीम कोर्ट उसको अरेस्ट करने आ जाए, सुप्रीम कोर्ट कहे इसको अरेस्ट करो, सुप्रीम कोर्ट बोले इसको डिटेन करो, इसने करप्शन के बारे में मेंशन किया, दिस इज रॉन्ग। यू कांट डिसाइड कि टीचर को क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। ऑफ कोर्स टीचर को भी पता है कि अपने दायरे में रह के उसने जो चीज पढ़ानी है, वो टीचर भी लोगों को यहां पे रेडिकलाइज करने के लिए नहीं आ रहा, ऑलराइट। लेकिन अंडरस्टैंड वन थिंग, अब चॉइस क्या है कि आप बच्चों को ट्रूथफुली पढ़ाओ जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, या आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को या उनकी लेजिटिमेसी को प्रोटेक्ट करो। दैट इज द चॉइस व्हिच अ टीचर हैज टू मेक। नाउ वर्च्यू एथिक्स, अरिस्टोटल कहते हैं व्हाट वुड अ वर्च्यूअस इंस्टीट्यूशन डू? अ वर्च्यूअस जज वुड डेमोन्स्ट्रेट मैग्नानिमिटी, दैट ठीक है भैया मेरे में बड़प्पन है, मैग्नानिमिटी, मुझ में बड़प्पन है कि मैं क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं इसमें थ्रेटन फील नहीं कर रहा हूं। कोई बात नहीं, आपने कहा कि जुडिशरी में करप्शन है, कोई बात नहीं, मैं कमजोर नहीं हूं कि मैं सोचूं क्या मुझे कह रहे हो, लेकिन मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, बड़प्पन दिखा रहा हूं कि हां हमारे इंस्टीट्यूशन में ये प्रॉब्लम है। बैनिंग द बुक सिग्नल क्या करता है? इनसिक्योरिटी, ये कॉन्फिडेंस एक्सुबरेट नहीं कर रहा है। गांधीयन एथिक्स, सत्य एंड अहिंसा, गांधी बिलीव्ड कि सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वर इनसेपरेबल, and therefore suppressing a truthful account of corruption, जितना मर्जी आपको अनकंफर्टेबल लगे, this is itself a form of violence, हिंसा।
अगेन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि भैया हम यहां पे गोली बरसा देंगे, बम बारूद बरसा देंगे, ऐसा नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन आप अगर इस ऑर्डर को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, अगर आप इस ऑर्डर को सप्रेस कर रहे हो, दैट इज इटसेल्फ अ फॉर्म ऑफ शोइंग वायलेंस and wider implications. The dangerous precedent set. Number one, self-referential power, the court judging criticism of itself. तो यहां पे conflict of interest आ गया, जहां पे इंस्टीट्यूशन जिसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो खुद यहां पे सोल जज बन रहा है कि भैया इस क्रिटिसिज्म को मैं लेजिटिमेट मानूंगा कि नहीं मानूंगा। नंबर टू, चिलिंग इफेक्ट ऑन द एनसीईआरटीज एकेडमिक एंड एडिटोरियल इंडिपेंडेंस। ये तो इमरजेंसी के टाइम जैसा लग गया है। ये ऑर्डर एक ऐसा क्रिस्टल क्लियर मैसेज भेज रहा है सब करिकुलम डिजाइनर्स को कि भैया कुछ ऐसे पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको मद्देनजर रखते, उनका ध्यान रखते हुए आपने किताबों में अपना कंटेंट सोच के छापना है। कि ठीक है, हम कहते हैं कि फ्रीडम टू स्पीच की भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, फाइन, हमने पढ़ा है पॉलिटी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब कल को जो कोर्स डिजाइनर्स हैं, जो करिकुलम डिजाइनर्स हैं, अब वो भी अपने आप को मेजर करके अब लिखेंगे भी किताबों में क्या छापना क्या नहीं छापना। नहीं तो कभी सरकार बैन कर देगी, कभी कोई बैन कर देगा, कभी कोई बैन कर देगा। ऑलराइट, तो यहां पे कहां आपका देखो साइंटिफिक टेम्परामेंट कहां डेवलप होगा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक डेवलप करने की एबिलिटी कहां आएगी, क्वेश्चन करने की एबिलिटी कहां आएगी। देन द रेमेडी इज ग्रॉसली डिस्प्रोपोर्शनेट टू द हार्म। अगर चैप्टर के फ्रेमिंग को, अगर इवन इफ द चैप्टर की जो फ्रेमिंग थी जनरली प्रॉब्लमैटिक थी, टोटल ब्लैंकेट बैन, यानी कि सारी कॉपीज को नेशन वाइड कहीं पे भी एक कॉपी, अगर कहीं पे भी कॉपी बांटी गई है, डिस्ट्रीब्यूट करी गई है, चाहे वो हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी है, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में, हर जगह से बैन कर दो। और शो कॉज नोटिस आपने एनसीईआरटी के डायरेक्टर को भेज दिए, तो ये तो आप एक बहुत बड़ा एक न्यूक्लियर रिस्पॉन्स दे रहे हैं टू अ टेक्स्ट बुक ड्राफ्टिंग कंसर्न। और देयरफॉर जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो डिमांड क्या करता है कि रेमेडीज शुड मैच द सेवेरिटी ऑफ द हार्म। अ बेटर रेमेडी वाज ऑब्वियस, आस्क द एनसीईआरटी कि भैया आप इस चैप्टर को रिवाइज करो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कंप्लीट डेटोनेशन के टुवर्ड्स फोकस किया कि भाई डेटोनेट रादर देन रिफॉर्म। देन हु वॉचेस द वॉचमैन। क्वेश्चन यहां पे आता है कि जुडिशरी जो इंडिया में है दैट इज द फाइनल गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन भी आया था वैसे प्रीलिम्स में, आई थिंक 2016 या 17 में एक पीवाईक्यू है कि जुडिशरी जो है वो फाइनल गार्डियन एंड कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फाइन। लेकिन उसको अकाउंटेबल कौन ठहराएगा, हु विल होल्ड जुडिशरी अकाउंटेबल, देयर हैज टू बी समबडी। भैया आपका जो कोलिजियम सिस्टम है वो अपने आप में ट्रांसपेरेंट नहीं है। आरटीआई आप जुडिशरी में लेके आ नहीं सकते हो, जुडिशरी को क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, बिकॉज हम तो भाई न्याय की मूर्ति हैं, हम तो न्याय के देवता हैं, हमको आप सवाल नहीं कर सकते हो। ये क्या बात बनी भाई। एंड द फैक्ट्स व्हिच दिस बैन कैन नॉट एरेज। 50 मिलियन से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं, ये 2024 का आंकड़ा है। भारत के कोर्ट्स में, न्यायालयों में 50 मिलियन से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। 22 साल इंसाफ पे इंसाफ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सनी देओल का डायलॉग, लेकिन इंसाफ कुछ नहीं। एवरेज वेट फॉर जस्टिस इन हाई कोर्ट्स 22 साल। 5400 से ज्यादा वैकेंसीज हैं भाई साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। और इंडिया रैंक करता है 77 नंबर पे, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2023 बताती है। जस्टिस जेएस वर्मा जो फॉर्मर सीजीआई हैं, उन्होंने क्या कहा था कि करप्शन हैज पर्कुलेटेड टू द ट्रायल कोर्ट लेवल। ये जस्टिस जेएस वर्मा ने बात कही है, लेट जस्टिस जेएस वर्मा ने बात कही है। ऑलराइट, फली नरिमन नोटेड ज्यूरिस्ट, उन्होंने क्या कहा था, करप्शन इन लोअर जुडिशरी इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। तो यार ये इतने बड़े बड़े महान दिग्गज, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, रिटायर्ड जजेस ये बात कह रहे हैं, तो ये बात जो कह रहे हैं क्या इनको भी बैन कर दोगे, क्या इनकी एग्जिस्टेंस को भी बैन कर दोगे। सवाल ये है, व्हाट हैपेंड, टोटल बैन ऑन द बुक। व्हाट शुड हैव हैपेंड कि भाई आप एनसीईआरटी को कहते हैं कि आप अपने चैप्टर को रिवाइज करो, थोड़े चेंजेस मॉडिफाई करो। व्हाट हैपेंड, कंटेम्प्ट नोटिस भेज दिए एनसीईआरटी डायरेक्टर को और स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी को। होना क्या चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को एक जुडिशियल एडवाइजरी देनी चाहिए थी, नॉट अ कंटेम्प्ट नोटिस। व्हाट हैपेंड, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एवरी स्कूल प्रिंसिपल। अरे भैया ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने डाल दी, होना क्या चाहिए था, एक कमीशन एक्सपर्ट डायलॉग होता बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द एनसीईआरटी ऑन द करिकुलम डिजाइन। अब प्रिंसिपल क्या करे, हर एक स्कूल का प्रिंसिपल क्या करे अब। देन नेशन वाइड सीजर ऑफ ऑल कॉपीज। व्हाट शुड हैव हैपेंड, मॉडल डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी बाय एंगेजिंग नॉट बाय बैनिंग। व्हाट हैपेंड, डिमांड टू पब्लिक बाय द नेम, डिमांड टू पब्लिकली नेम द ऑथर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पब्लिकली बताओ कि कौन से वो ऑथर्स है जिन्होंने टेक्स्ट बुक डिजाइन करी है, ये कंटेंट छापा है, बताओ उनका नाम। एंड व्हाट शुड हैव हैपेंड, भैया आप एक्नॉलेज करते कि हाँ ये रियलिटी है, करप्शन इज अ रियलिटी, और आप इस रियलिटी को मानते हुए इस रियलिटी को चेंज करने की कोशिश करते।
आप यहां पे जो ऑथर्स हैं, 3 या 4 ऑथर्स हैं, इनका नाम भी यहां पे आ जाता है, क्या कर लोगे उनसे? आप उनको, ये तो अंग्रेजों के टाइम की बात होगी ना, ये तो बिल्कुल कॉलोनियल लॉ हो गया कि आप इनके नाम को आप पब्लिसाइज करके इनको आप कोई सजा देंगे, उससे जुडिशरी में करप्शन कम हो रही है। मतलब लिटरली दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। ऑलराइट, एंड देन यहां पे अगेन अगर हम बात करें एथिक्स के कॉन्सेप्ट से, एथिक्स और एसे के कॉन्सेप्ट से, तो कुछ टर्म्स हैं जो कि यहां पे काफी हाईलाइट हो रही हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, प्रॉपर्टी इन पब्लिक लाइफ, ये सब चीजें आप एथिक्स में पढ़ते हैं। विसल ब्लोअर एथिक्स वर्सेस कंटेम्प्ट लॉ, फाउंडेशनल वैल्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोपोर्शनैलिटी एज एन एथिकल प्रिंसिपल, ये सब वैल्यूज यहां पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और कुछ पॉपुलर कोटेशंस की हम बात करें जो कि एसे में बड़ी फेमस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, पावर टेंड्स टू करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ग्रेट मेन आर ऑलमोस्ट ऑलवेज बैड मेन। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, लॉर्ड एक्टन कह रहे हैं, और ये अप्लाई होता है हर एक इंस्टीट्यूशंस पे इंक्लूडिंग जुडिशरी। सनलाइट इज सेड टू बी द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, इलेक्ट्रिक लाइट द मोस्ट एफिशिएंट पुलिसमैन। ये बात जस्टिस लुइस ब्रांडेस ने कही है ऑन ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर लिबर्टी मींस एनीथिंग एट ऑल, it means the right to tell people what they do not want to hear. This is said by George Orwell, उनकी जो फेमस किताब थी एनिमल फार्म 84 वाली। And truth never damages a cause that is just. ये कहावत है महात्मा गांधी की, जो डायरेक्टली एप्लीकेबल होती है जुडिशियल इंटेग्रिटी के लिए। तो ये जो पूरा का पूरा जो टॉपिक है, इट इज एन एक्सीलेंट केस स्टडी कंसिडरिंग, अगर हम एथिक्स के पर्सपेक्टिव से बात करें या एसे के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो इसमें से आप अपने एथिकल पर्सपेक्टिव्स और इससे रेलेवेंट कंटेंट निकाल के इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यही मेरी कोशिश है कि आपके साथ ऐसे टॉपिक्स में डिस्कस करता रहूं जो कि इंपैक्ट करते हैं सोसाइटी को एज अ होल, एंड उसमें से हम कुछ ना कुछ एथिकल पर्सपेक्टिव्स और एसे से भी जुड़ा कुछ पर्सपेक्टिव हम निकाल सके। एंड व्हाट दिस केस टीचेस अस अबाउट डेमोक्रेसी, A democracy comes of age not when its institutions are beyond criticism, but जब वो mature होते हैं उस criticism को welcome करने के लिए। The measure of judicial greatness is not the silencing of uncomfortable truths, but it is the courage to reform the whole system itself. All right? बाकी दोस्तों आपके क्या विचार है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बीच में जरा एक टेक्निकल ग्लिच आ गया था, शायद आपको लगा कि वीडियो पॉज हो गया बीच में। बाकी जाने से पहले यही बताना चाहता हूं कि हमारा रैपिड रिवीजन प्रोग्राम बहुत जोरों शोरों से शुरू होने वाला है। मंडे को आईआर का लेक्चर है, जहां पे मैं मंडे और ट्यूसडे 2 दिन बैठ के आईआर में इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आप सबके साथ बैठ के डिस्कस करूंगा। 8 घंटे का लेक्चर होगा, और ये जो क्रिया है रैपिड रिवीजन की, ये 15 दिन चलेगी। ऑलराइट, सो 2 मार्च से लेके 18 मार्च तक ये हमारा रैपिड रिवीजन का प्रोग्राम चलेगा, और हम डेली बैठ के 7-7 घंटे 8-8 घंटे आपके साथ बैठ के पढ़ाई करेंगे। एंड बाकी अभी हमारा कूपन कोड चल रहा है फ्यूचर आईएएस, 26% ऑफ आपको मिलेगा हमारे सभी कोर्सेज पे, चाहे प्री का कोर्स हो चाहे वो स्टेट लेवल कोर्सेज हो, तो सभी कोर्सेज पे आपको क्या लगाना है, फ्यूचर आईएएस का कूपन कोड लगाना है। टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए और आपको एडिशनल असिस्टेंस भी मिलेगी। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल, सी यू गाइज वेरी सून, थैंक यू सो मच।